अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम पढ़ेंगे इंतहाई अहम टॉपिक और वो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। हम इस टॉपिक में सीखेंगे कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का टॉपिक एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने वीडियो लेक्चर को आखिर तक सुनना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ईए से, या इसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। स्टूडेंट्स पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इफेक्टिव कुलयन, यानी कि इफेक्टिव कुलयन के लिए जो कम से कम मिकदार एनर्जी की चाहिए उसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए, जब रिएक्टेंट्स ने मिलके प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं तो एनर्जी चाहिए होती है। जब भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो बॉन्ड टूटते भी हैं, बॉन्ड बनते भी हैं। बॉन्ड टूटने के अमल में और बॉन्ड बनने के अमल में एनर्जी में चेंजेस आती हैं, एनर्जी चाहिए होती है। तो वो जो रिएक्टेंट ने मिलके प्रोडक्ट बनाने होते हैं, इस अमल में भी एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी की वो कम से कम मिकदार जो इफेक्टिव कुलयन के लिए चाहिए उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। स्टूडेंट्स बाकी काम तो ठीक है, आपने इफेक्टिव कुलयन का वर्ड अभी सुना है। देखें, इफेक्टिव कुलयन, इफेक्टिव कुलयन ही क्यों लिखा है यहाँ पे? इफेक्टिव कुलयन होगा तो भाई प्रोडक्ट्स बनेंगे। केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं ना, तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट से मिलके प्रोडक्ट बनाने हैं। तो जब रिएक्टेंट ने मिलके प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो कुलयन मस्ट बी इफेक्टिव। अगर कुलयन इफेक्टिव नहीं होगा तो प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, और प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे तो हमारे रिएक्शन करवाने का कोई फायदा नहीं होगा। स्टूडेंट्स देखें, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं रिएक्टेंट के, वो एक तो होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं, और जैसे ही वो होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं तो वो फिर एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। अब जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, एक दूसरे के साथ जब टकराते हैं, तो टकराने के रिजल्ट में कुलयन दो तरह के होते हैं। एक कुलयन होता है इफेक्टिव और दूसरा कुलयन होता है इनइफेक्टिव। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट तब बनेंगे जब कुलयन इफेक्टिव होगा। जब कुलयन इनइफेक्टिव होगा तो प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे। तो आप लोगों ने याद रखना है कि कुलयन की दो टाइप्स हैं, इफेक्टिव और इनइफेक्टिव। अब देखें, कुलयन इफेक्टिव होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है कि जो आपके पास पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं उनकी एनर्जी कितनी है। उनकी एनर्जी पे डिपेंड करता है कि कुलयन इफेक्टिव होना है या इनइफेक्टिव होना है। स्टूडेंट्स देखें, जब भी इफेक्टिव कुलयन होता है तो प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, लेकिन जब इफेक्टिव कुलयन नहीं होता, इनइफेक्टिव कुलयन होता है, तो प्रोडक्ट्स नहीं बनते, बल्कि कोलाइडिंग पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टकराने के बाद वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि वो रिएक्टेंट्स में दोबारा चेंज हो जाते हैं। तो इस चीज का आपने अपने जहन में ये चीज बिठा लें कि जब भी कुलयन इफेक्टिव होगा तो प्रोडक्ट्स बनेंगे, जब कुलयन इनइफेक्टिव होगा तो प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, बल्कि क्या होगा कि कोलाइडिंग पार्टिकल्स आपको रिएक्टेंट की फॉर्म में दोबारा मिल जाएंगे। अब स्टूडेंट्स देखें, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनको फॉलो करें तो कुलयन इफेक्टिव होगा, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखें, दो कंडीशंस हैं। एक तो कोलाइडिंग पार्टिकल्स, यानी कि रिएक्टेंट के पास एनर्जी सफिशिएंट होनी चाहिए। सही है, एनर्जी की काफी मिकदार होनी चाहिए ताकि वो रिएक्टेंट मिले और कुलयन इफेक्टिव हो। जैसे ही कुलयन इफेक्टिव हो तो प्रोडक्ट्स बन जाएं। दूसरे नंबर पे जो ओरिएंटेशन है ये प्रॉपर होनी चाहिए। अब इन दोनों टर्म्स को मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूं कि सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है। स्टूडेंट्स देखें, आपके पास दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं। लेट्स से आपके पास दो डिफरेंट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं। एक रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है, उसके गिर्द भी इलेक्ट्रॉन है। दूसरा जो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है उसके गिर्द भी इलेक्ट्रॉन है। दोनों क्या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करता है। ठीक है, अब उस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की रिपल्शन को ओवरकम करना है, उस पर गालिब आना है। जब उस पर गालिब आएंगे तो प्रोडक्ट्स बनेंगे, अदरवाइज वो क्या होगे कि वो जो यहाँ पे आपके पास रिपल्शन है वो प्रोडक्ट्स नहीं बनने देगा। तो आप लोगों ने पहली जो कंडीशन याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि जो रिएक्टिंग पार्टिकल्स हैं उनके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। अब दूसरी कंडीशन है जी प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब है
कि जैसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है कोलाइड करें, तो जिन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को मिलके प्रोडक्ट्स बनाने हैं, उनको एट द टाइम ऑफ द कोलिजन नए प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूं, प्रॉपर ओरिएंटेशन का क्या मतलब है? एट द टाइम ऑफ द कोलिजन द रिएक्टेंट हु हैज टू मेक न्यू बॉन्ड, यानी कि जिनको नए बॉन्ड बनाना है, उनको एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए। जब वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे, मिलने के बाद वो प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब आप समझ गए हैं। तो यहां पे आपके पास दो कंडीशन है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी और दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है, जैसे ही ये सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी और प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी तो आपके पास प्रोडक्ट बन जाएंगे, अदरवाइज वो प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर तो कोलिजन इफेक्टिव हो, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में कितने केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, अगर सारे के सारे केमिकल रिएक्शन इफेक्टिव हो तो इसका मतलब है कि रिएक्शन तो बड़ा स्पीडीली हो जाए, मतलब रिएक्टेंट फौरन प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाए और रिएक्शन जो है ये बड़ा शॉर्ट टाइम में कंप्लीट हो जाए। तो ऐसा तो नहीं होता, बाज रिएक्शंस होते हैं इट टेक्स मैनी आवर्स टू कंप्लीट। तो इसका मतलब है कि जो बहुत ज्यादा टाइम ले रहे होते हैं रिएक्शन कंप्लीट होने में, मुकम्मल होने में, उनमें जो कोलिजन हो रहा होता है वो इनइफेक्टिव हो रहा होता है, वो इफेक्टिव नहीं हो रहा होता। अगर कोलिजन इफेक्टिव होगा तो वो तो फौरन प्रोडक्ट बना देगा। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। हम इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, वहां से एक टर्म आएगी और उसको भी सीखना आपने। स्टूडेंट्स लेट्स से वी हैव टू रिएक्टेंट्स, एक जो रिएक्टेंट है उसे मैं बोलूंगा A2 को मैंने यूं लिख दिया, A सिंगल बॉन्ड है। दूसरा जो रिएक्टेंट है वो है B2 और B2 को यूं लिख दिया। अब ये दोनों रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, दोनों रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल दो एक एटम्स के दरमियान एक बॉन्ड है, दो बी एटम्स के दरमियान एक बॉन्ड है। अब क्या होगा, यहां पे जो दो एटम्स के ए के एटम्स और बी एटम्स के दरमियान बॉन्ड है, इन बॉन्ड्स को ब्रेक होना है। अब होता क्या है कि आपके पास ये दोनों रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करने से पहले स्लो होते हैं एक मोमेंट के लिए। इधर इनकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, इनकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाती है, और ये बना देते हैं एक कॉम्प्लेक्स, और उस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। देखें यहां पे ए और ए के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये जो शो कर रहे हैं ये बॉन्ड ब्रेकेज को शो कर रहे हैं, यहां पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहां पे नया बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। तो देखें बॉन्ड ब्रेकेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, ये दोनों प्रोसेस एट द सेम टाइम हो रहे हैं, और ये मोमेंटरी स्टेट है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये मोमेंटरी स्टेट, और साइंटिस्ट का कहना है कि ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, टू ऑपरेट फॉर 10 रेज़ टू पावर -10 सेकेंड्स। या इस टाइम से अंदाजा लगाएं कि ये कितने कम टाइम के लिए ऑपरेट होती है या जनरेट होती है, और फिर जाके ये प्रोडक्ट बना देगी। अब देखें A2 प्लस B2, बॉन्ड टूटा, नया बॉन्ड बन गया, नया बॉन्ड जो बना उसमें आपके पास जो प्रोडक्ट बने वो AB, यानी कि आपके पास ये नए प्रोडक्ट बन गए। इट मींस द कोलिजन हियर इज इफेक्टिव। अगर यहाँ पे कोलिजन इनइफेक्टिव होता तो प्रोडक्ट्स ना बनते, बल्कि क्या होता कि ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ टकराने के बाद दोबारा इसी हालत में आपको मिल जाते। तो इट मींस कि आपने यहां पे जो देखा है कोलिजन, दिस कोलिजन इज इफेक्टिव कोलिजन। अब स्टूडेंट्स देखें यहां पे मैंने एक टर्म यूज की है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है? अनस्टेबल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एटम्स। यहां पे कितने एटम थे? 4, 2 ए एटम थे और 2 बी एटम थे, 4 एटम थे। इन चारों एटम का अनस्टेबल कॉम्बिनेशन जो होता है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है। ये एक शॉर्ट लिव्ड स्पीशी होती है, शॉर्ट लिव्ड स्पीशी है, इस चीज का अंदाजा आप टाइम से लगा सकते हैं। क्या होता है कि ये आपके पास जो शॉर्ट लिव्ड स्पीशी है ये फौरन प्रोडक्ट्स में चेंज हो रही होती है, तो ये आपके पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। इस स्टेट को आप एक नाम देते हैं और उसका नाम है जी ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, क्यों ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं? क्योंकि स्टेट की जो एग्जिस्टेंस है वो ट्रांजिएंट है, वो सेकेंड्स हैं, 10 रेज़ टू पावर -10 सेकेंड्स, बहुत कम टाइम है। तो ये अनस्टेबल स्टेट है। ठीक है, और फौरन ये प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाती है।
अब स्टूडेंट्स आपने यहां तक लर्न कर लिया है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है और रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। अब मैं लास्ट में आपको एक चीज बताता चलूं कि हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होते हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस जिधर हीट इवॉल्व होती है उन रिएक्शंस को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस जिधर हीट अब्सॉर्ब होती है वो होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। आपने यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए एक्टिवेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझना है और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझना है। स्टूडेंट्स देखें, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात करेंगे तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है। देखिए, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करेंगे तो प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो क्या है, कम, ठीक है, और रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो क्या है, ज्यादा। अब देखें, फर्ज करें कि आपके पास हीट या इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट HR और ये हीट या इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट HP, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है उसे आप बोलेंगे डेल्टा H, सही है। अब होगा क्या, रिएक्टेंट को इस हिल को क्रॉस करना है, यहां पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ये हिल को क्रॉस करेंगे तो देन ये प्रोडक्ट में चेंज होंगे, अदरवाइज ये रिएक्टेंट बाउंस बैक होकर रिएक्टेंट्स की फॉर्म में आपको उसी फॉर्म में दोबारा मिल जाएंगे। अब ये जो हिल है यहां से लेके यहां तक का जो फासला है इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये वो एनर्जी की मिकदार है जो चाहिए फॉर इफेक्टिव कोलिजन। अगर ये एनर्जी की मिकदार मिलेगी तो कोलिजन विल बी इफेक्टिव एंड प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, अदरवाइज द रिएक्टिंग स्पीशीज विल जस्ट बाउंस बैक, वो दोबारा वापस आ जाएंगे। तो देखिए यहां पे ये जो आपके पास हिल बन रही है, ये जो बैरियर बन रहा है, इस बैरियर को क्रॉस करना है रिएक्टेंट्स को। अगर आपको कहा जाए कि बैरियर क्रॉस करें तो आपके पास भी एनर्जी होगी तो आप बैरियर क्रॉस कर सकेंगे। उसी तरह रिएक्टेंट के पास अगर सफिशिएंट एनर्जी होगी तो बैरियर क्रॉस करके प्रोडक्ट बनाएंगे, और वो जो एनर्जी का बैरियर है उसे बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब स्टूडेंट एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए ग्राफ बनाते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी एनर्जी की अगर आप बात करें तो इनकी एनर्जी होती है जी ज्यादा, और रिएक्टेंट की जो एनर्जी है ये एनर्जी है कम। इन एनर्जीज के दरमियान डिफरेंस देखते हैं। ये लेट्स से कि हमारे पास आ गया जी, यहाँ पे हम बात करते हैं HP इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट, और ये बात करते हैं ये हमारे पास है इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये जो डिफरेंस है इसे बोलेंगे डेल्टा H। यह डेल्टा H रिप्रेजेंट डिफरेंस इन द इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब यहां पे भी एक हिल बन रही है और ये जो हिल है इस हिल को आप कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अगर रिएक्टेंट इस बैरियर को क्रॉस करेंगे, यानी कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए इस बैरियर को, इस हिल को, इस चोटी को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर ये नहीं क्रॉस कर सकेंगे तो ये दोबारा इधर को आ जाएंगे, ठीक है। अगर ये क्रॉस कर लेंगे तो ये इस साइड को चले जाएंगे और प्रोडक्ट बन जाएगा। इट मींस कि आपने यहां से क्या सीखना है कि सीखा क्या है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है और रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है और रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है। स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।